और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक हैं तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के विरोधी। हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा किया था, जिसके विरोध में अब सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। इमरान खान की रिहाई के खिलाफ पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज पहुंचे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में उग्र भीड़ ने अपना कैंप लगा लिया है। अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को लाहौर हाईकोर्ट से 23 मई तक जमानत मिल गई है। वहीं पाकिस्तान की संसद यानी नेशनल असेंबली में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और अन्य जजों के खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी है। इमरान खान को अदालतों में विशेष ट्रीटमेंट दिए जाने से नाराज सत्तारूढ़ सांसदों ने प्रस्ताव पेश किया है। और इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हम जुड़ेंगे शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, आपके पास मैं आ रहा हूं। ये अब जो स्थिति वहां दिख रही है, कुछ दिनों पहले सड़कों पर जो हाल पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने किया, अब देखा जा रहा है कि ये जो पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इसके कार्यकर्ता सड़कों पर आ गए हैं। आप आगे स्थिति क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर ये किस तरह का दबाव है और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि दबाव में आ जाएगा? देखिए विशाल, अभी जो हालात बने हैं पाकिस्तान में वो वोलेटाइल हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी जारी हैं। हम देख रहे हैं कि आज ही इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बेगम के साथ लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर बुशरा बेगम को, जैसे आपने बताया, कि 7 दिनों की उनको बेल दी गई है। और वहीं साथ ही साथ जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहां पर अभी पीडीएम के जो लीडर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, आज वहां पर वो धरने पर हैं। 1 घंटे का धरना है और वहां पर इस वक्त जो कोalition पार्टनर्स हैं वो नजर वहां पर साथ में आ रहे हैं। उसी बीच मरियम नवाज शरीफ भी वहां पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है इमरान खान को, उसके खिलाफ नाराजगी जताने के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि हम जो खबरें फिलहाल पाकिस्तान से आ रही हैं, वहां पे कोई वायलेंस तो नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि जबरन उस एरिया में उनको जाने दिया गया, वो जा पाए उस एरिया में, जो कि जिसको रेड जोन कहा जाता है। और इस बार पीटीआई भी सवाल खड़े कर रही है कि जब उनके समर्थक जब इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर शेलिंग हुई थी, उनसे फायरिंग हुई थी, लेकिन जब सरकार में जो दो पार्टियां हैं, जब उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि लाहौर में अगले 1 हफ्ते के लिए सेक्शन 144 लगा दिया गया। वहां पे किसी तरह की गैदरिंग नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल मामला अभी टला नहीं है। अभी भी जो कानूनी लड़ाई है वो जारी रहेगी। इसी बीच जैसा कि आपने बताया कि नेशनल असेंबली ने एक रेफरेंस पास किया है, एक रेजोल्यूशन पास किया है रेफरेंस अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन अहम बात यही, अगर हम प्रोसेस को समझें तो इस रेफरेंस के बाद ये मामला जाता है प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री के बाद ये मामला जाएगा अप्रूवल के बाद वहां के प्रेसिडेंट के पास, और उसके बाद जो जुडिशियल काउंसिल है पाकिस्तान की, उनके पास जाएगा कि इनको हटाया जाए या नहीं। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, वो भी कहीं ना कहीं पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में वो इसको आगे नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर सीजेपी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके ऊपर भी सीधी तलवार नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि दबाव बनाया जा रहा है उनके ऊपर लगातार, और इमरान खान अब सीधे तौर पर जुडिशरी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और लगातार वो जुडिशरी के सपोर्ट में बयान भी दे रहे हैं और ट्वीट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल जो इंटरनल क्राइसिस पाकिस्तान की है वो ऐसी ही रहने वाली कुछ दिनों तक। और इसी बीच आर्मी की तरफ से कोई ताजा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि आर्मी का जो रोल है वो बहुत अहम है, और ये भी कहा गया था पिछले 2 दिनों के अंदर कि जो कुछ भी अब से कुछ दिन पहले हुआ था 9 मई को, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने खासतौर से उन इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था जो कि वहां की आर्मी से जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो क्रैकडाउन है वो लगातार जारी है। आज भी हमने देखा है कि इमरान खान ने आज सुबह ट्वीट करके इस बात का खदशा जताया कि उनकी फिर से गिरफ्तारी हो सकती है, उनको 10 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हो सकती है, पीटीआई को बैन किया जा सकता है, और वहीं उनके जो काडर है, जो उनके सपोर्टर्स है, उन पर क्रैकडाउन हो सकता है। तो फिलहाल इस तरह की जो ऐसा माहौल जो पाकिस्तान में बना हुआ है वो वैसे ही बरकरार है। इसी बीच
आपको ये भी बता दें कि इमरान खान जो है आज शाम को उन लोगों के लिए प्रेयर करने वाले हैं जो लोगों की मौत इन प्रोटेस्ट के दौरान हुई है। आज शाम का ये प्रोग्राम करीब 1 घंटे का है, तो जाहिर तौर पर जो खींचतान पाकिस्तान के अंदर है वो खत्म नहीं हो रही। अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज शरीफ भी एड्रेस करेंगी वहां पर जहां पर भी प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर चल रहा है, तो माना जा रहा है कि वो भी एलिगेशन लगाएंगे इमरान खान पे। लेकिन फिलहाल इमरान खान इज अ फ्री मैन, उनके खिलाफ अभी कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है, हालांकि लगातार दबाव जो है उन पर बना हुआ है। जी दो तस्वीरें और मतलब जो जानकारी है वो बहुत कंट्रास्ट है। जैसा आपने शुरू में ही बताया कि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहाते तक ही सिर्फ वो ना पहुंचे पीडीएम के कार्यकर्ता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री वॉल को पार कर गए, ताकत का मुजाहरा किया और इस पर किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई कि इसे रोका जा सके। दूसरी तरफ लाहौर में 144 को अगले 7 दिनों के लिए तौसीक कर दी गई है। इन दोनों में आप क्या रिलेशन देखते हैं और ये किस वजह से हो रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें और जो वहां का मीडिया बोल रहा है वो साफ तौर पर कह रहा है कि अब से कुछ दिन पहले जब यही प्रोटेस्ट पीटीआई के वर्कर्स कर रहे थे तो उनको रोका जा रहा था, उन पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन पे शेलिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी, जिसमें कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। दावा जो है पीटीआई वो 47 का कर रही है, लेकिन ऑफिशियल फिगर्स करीब 8 के आसपास है। लेकिन जो आज हमने प्रोटेस्ट देखा, हालांकि आज पीसफुल ही रहा, कोई तोड़फोड़ हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन यह जरूर था कि गेट फांद कर, गेट लांग कर उस रेड जोन के अंदर जाने वो कामयाब हुए प्रोटेस्टर्स, जो कि बिल्कुल ये तस्वीर आप जो बता रहे हैं शैलेंद्र, बिल्कुल उस तस्वीर की तर्जुमानी यहां पर वो तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को। तो आप जो कह रहे हैं वो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि क्या दरअसल वहां पर हुआ है, किस तरह से गेट को फांद कर ये रेड जोन है सुप्रीम कोर्ट के हाथे में इस तरह से घुसा जा रहा है। तो क्या यहां पर ये समझा जाए शैलेंद्र, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ वाज़ेह ये हो जाती है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मौजूदा सरकार की ईमा पर हो रहा है, सरकार एक तरह से जो है इसकी पुष्टपनाही कर रही है कि ऐसा कुछ हो और दबाव सुप्रीम कोर्ट पर पड़े? बिल्कुल ये कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी पर दबाव बनाने का एक तरीका है। हालांकि अब देखना यह होगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं, क्योंकि देखिए इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें टेक्निकल कंडीशंस बहुत सारी है कि जो प्रोसेस है, पूरा जो रूट है वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से होकर गुजरता है। क्योंकि उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई की तरफ है, तो हो सकता है कि वो उसको आगे ना बढ़ाए, तो कहीं सीधे तौर पर सीजेपी जो है पाकिस्तान के बंदियाल, उन पर अभी सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये भी आपको बता दें कि सितंबर के आसपास जो है वो रिटायर वहां पे होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले उनको हटाया जाता है नहीं, ये अहम बात होगी, लेकिन उसके लिए शहबाज शरीफ के साथ पूरा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं भले ही वो सरकार में है, लेकिन अब तक जो वो दावे कर रहे थे कि हम ठोस कदम उठाएंगे। और एक अहम बात ये भी बता दें आपको कि कल दोपहर 3:30 बजे हिंदुस्तानी समय के हिसाब से उन्होंने एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी बुलाई है, जिसमें आला अधिकारी जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ कामरान साकी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से सीधे तौर पर, उनसे भी जरा जानते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। कामरान साकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस वक्त सूरत हाल क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के अहाते को, उसको गेट को फांदते हुए एक हजारों का मजमा चला जाता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं होता कि आप ऐसा ना करें। देखिए, बहुत शुक्रिया एक तो आपका प्रोग्राम में दावत के लिए। ये बस अब अलमिया है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस जो है वो कार्रवाई करते हैं तो हम सवाल उठाते हैं कि उन्होंने कार्रवाई क्यों, लोगों पर लाठीचार्ज क्यों किया, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस एजेंसीज ने ऐसा क्यों किया। लेकिन दूसरी तरफ जब वो कार्रवाई नहीं करते और लोग फलांग कर वहां पे चले जाते हैं और लोगों की इमलाक को या कानून की खिलाफ वर्जी होती है या सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचता है, तो फिर हम सवालिया निशान उठाते हैं कि उन्होंने ऐसा मौका ही क्यों दिया। तो ये बड़ा बैलेंस रखना जो है वो यकीनन हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, और हमें भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि अगर कानून जो है वो अपनी राह अख्तियार करता है और उसने अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया और जो लोग जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस थे या पुरअमन एहतजाज के अलावा दूसरे हथकंडों या तरीकों से एहतजाज कर रहे थे, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही थी तो हमें यकीनन एक जगह पे इकट्ठा होने की जरूरत थी। और बहुत से तबके जो है वो उस पे इकट्ठे भी बिला तफरीक भी जो है वो हमें नजर आए। तो उसी के नतीजे में अभी हालात यहाँ पे वही हैं कि इमरान खान को तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन उनके हक में जो एहतजाज करने वाले थे, जो तोड़फोड़ करने वाले थे, जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले थे, जो आर्मी की तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनके लिए जो है वो अब मुश्किल वक्त है, क्योंकि ना इमरान खान अब उन्हें पहचान रहे हैं और ना हुकूमत जो है वो किसी तरह से उन्हें छोड़ने के लिए तैयार है। जी
तो एक तो ये आपने बताया बिल्कुल सही, लेकिन ये जो इस वक्त हम तस्वीर में दिखा पा रहे हैं, जो तस्वीरें इस विंडो में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, कि ये कोई आम किसी इदारे या किसी के घर की बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री, और उस पर इस तरह से बाउंड्री को फलांग कर जाना, पूरी भीड़ के साथ जाना, ये तो मतलब अगर बद इंतजामी है या कोई बद एहतियाती है या क्या कहा जा सके इसके लिए, तो हर तरफ है। तो ये क्या समझा जाए कि क्या ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है वो सीधे तौर पर हुकूमत जो चाहती है कि ऐसा हो? अब देखिए, मैं फिर पहले ऐसे कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि देखिए, एक शख्स को जब अदालत ने गिरफ्तार किया और एक अदालत उसके हवाले से मोअज़्ज़ज़ अदालत हाईकोर्ट कह चुकी थी कि ये गिरफ्तारी आइन के मुताबिक हुई है, और एक और मोअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो उस शख्स का रिमांड दे चुकी थी, तो फिर उसके लिए लोगों का एहतजाज करना या और मोअज़्ज़ज़ अदलिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुदाखलत करना और उनमें रिहाई का फौरी हुक्म देना, जो आम तौर पर आम शहरी हैं, कम से कम कामरान साथी के लिए मुस्तकबिल या माजी में होता हुआ नजर नहीं आता, आम शख्स के लिए होता हुआ नजर नहीं आता, तो फिर ऐसा रिएक्शन आएगा। लोग जत्थों की सूरत में अदालतों का रुख करते हुए हमें माजी करीब में नजर आए, इससे पहले भी नजर आए, हमें नवाज शरीफ के दौर में भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले होते हुए भी हमने देखे हैं। और ये ऐसी कोशिशें हैं जिसके जरिए आप अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं, अदालतों को एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपने ये हमारे हक में फैसले ना दिए या आपने हमारे मुखालिफ में कोई फैसला दिया तो आपको इस तरह का रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, मुल्क में खुदा न तो मुझे कामरान साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, अगर इस भीड़ की कयादत फजलुर रहमान कर रहे हैं, जब इस भीड़ की कयादत मरियम नवाज कर रही हैं, तो फिर क्या ये कैसे खुद को ये बता सकते हैं कि जी हम सही कर रहे हैं और दूसरे ने गलत किया था? एक भीड़ जो सुप्रीम कोर्ट के अहाते पर हल्ला बोल रही है, जिस तरह से उसने भीड़ ने फांदा है, और उसकी क़यादत फजलुर रहमान और मरियम नवाज जैसे नेता कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये माजी करीब के अंदर ऐसी रवायतें जो है वो बनी हैं। इमरान खान भी, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उनके आने के ऊपर भी टूट चुका है। वो भी, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोगों के ऊपर FIRs भी दर्ज हुई, कानून ने अपना रास्ता भी लिया, लेकिन इसके अंदर जो है फिर वही प्रेशर और वही चीजें, और खुद अदालतें जो है वो उन्हें राहें दिखाती हैं। माजी के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये इमरान खान या उसके हामियों का कसूर है या आज मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान और उनके लोगों का कसूर है, बल्कि माजी के अंदर नवाज शरीफ के दौर के अंदर अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा हमला हुआ फैसला आने के बाद, और वो भी हालात हमने देखे। और फिर अगर बहुत दूर की बात थी, जब इमरान खान जो है वो इख्तिदार से इनके पहले 2018 से पहले धरना दे रहे थे, उस वक्त भी देखा कि आला अदलिया के दरवाजों के ऊपर कपड़े लटकाए गए और एक तरह की हमले की फजाएं प्रेशराइज करने की कोशिश की गई। तो ये कोई रवायत जो है वो नई नहीं है, लेकिन ये बदकिस्मती है, और इदारों को चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस को, चाहे वो हुकूमत की तरफ से ऐसे लोग ऐसी चीजों में मुलविस हों या अपोजिशन की तरफ से मुलविस हों, उन्हें सख्ती से निपटे, और अदालतों को भी चाहिए कि अपने वकार को जो है वो बड़ा करे और उसे अपनी जो इज्जत है उसे मुकद्दम करवाए, और इदारों को एक सवाल अभी हमारे साथ हमारे जो साथी हैं शैलेंद्र वागू जुड़े, वो बता रहे थे कि जो प्रोसेस है, जो अभी CGI को वहां हटाने की मौजूदा सरकार की कोशिश है, जो एक प्रपोजल है वो पास हुआ है, तो उन्होंने बताया कि काफी टेक्निकल है। मैं चाहूंगा जरा आप भी इस बारे में बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, और क्या इस रास्ते से जाकर CGI को वहां बर्खास्त किया जाना, हटाया जाना, क्या ये इसकी कितनी गुंजाइश आपको नजर आ रही है? तो हटाया अभी तो, क्योंकि उनकी मुद्दत भी पूरी हो रही है। अगर आप चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, मैं अगर गलत नहीं समझा, तो उन्हें हटाने का जुडिशियल काउंसिल की तरफ से एक बड़ा सीधा सा तरीका है कि वहां पे हुकूमत जो है, कोई भी हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, शहबाज शरीफ की हो या इमरान खान की हो, वो एक रेफरेंस के जरिए जो है वो जुडिशियल काउंसिल को लिख सकती है और उन्हें कह सकती है कि आप, इन्होंने ये जो एक्ट किया है या फैसला दिया है या इनका जो रवैया है या इनका कोई भी इक़दाम जो है, उसकी इन चीजों के बुनियाद बनाकर इसके जो ऊपर तहकीक की जाए, और अगर वो इस पे पूरा उतरते हैं या हमारे इल्जाम ठीक है तो इन्हें ओहदे से हटाया जाए। तो जुडिशियल काउंसिल का यह हक है कि उसे हटा देगी। लेकिन बहरहाल ये टाइम पास के लिए बहुत सारी चीजें और एक्ट्स हो रहे हैं। असल में तो उनकी जो मुद्दत है वो 1 से 2 माह में जो है वो खत्म होने जा रही है, और उसके बाद जो है वो सूरत हाल अलग नजर आएगी। ये क्योंकि वो इलेक्शन के हवाले से और इमरान खान के फेवर में बकौल हुकूमत और उसकी अपोजिशन की जो उनके इत्तेहादी हैं जो PDM के, तो उनके ख्याल में जो है वो, क्योंकि ये इमरान खान के फेवर में फैसले बहुत सारे तसल्सल के साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने प्रेशराइज करना जरूरी है। तो शायद ये भी इसकी कड़ी है
कि एक रेफरेंस के जरिए उन्हें रिमूव करने की जो है वो कोशिश की जाए। जी, करनाल साहब, आपने बहुत ही मतलब जो दो रुख हो सकता है आपने बयां कर दिया। और शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल को लेकर कि कमरान साकिब ने भी माना कि किस तरह से मतलब अलग अलग कह सकते हैं कि तरीक़ाकार जो वहां दिख रहा है, वहां की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं या पुलिस है, कि किस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट के अहाते को फलांद करके इस तरह से जाना और उस भीड़ या उस जमे गफीर की क़यादत फजलुर रहमान के ज़रिए करना, मरियम नवाज के ज़रिए किया जाना, और तो ये तस्वीरें जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सवाल तो खड़े करती हैं। एक तरफ मेरा शैलेंद्र सवाल आपसे ये था कि एक तरफ तो सरकार है, उसके पास तमाम वो कवानीन हैं, वो तरीक़ाकार हैं, जो आपने कहा कि अभी प्रपोजल हो गया है, पास हो गया है, वो उस कार्रवाई जारी है। तो क्या भरोसा नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, या उसका खातिर खा वो जो नतीजा चाहते वो नहीं होगा, और शायद इसलिए ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है कि सड़कों पर कारकुनों को, कार्यकर्ताओं को लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक धरना और प्रदर्शन किया जाए? शैलेंद्र, देखिए, कुल मिला के जो राहत मिली है इमरान खान को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से मिली हो या लाहौर हाई कोर्ट से मिली हो, लाहौर हाई कोर्ट में उनको सभी जो केसेस है उसमें ब्लैंकेट बेल दे दी है, तो अपने आप में बहुत बड़ी राहत है। वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की, उस पर सवाल खड़े किए। तो जो फिलहाल जो प्रोटेस्ट हम देख पा रहे हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां की जो सरकार है उसकी नाराजगी दिखा रही है जुडिशरी के खिलाफ। तो ये मोर्चा खोल दिया है जुडिशरी के खिलाफ। तो इसमें जैसे आपने खुद बताया कि वहां पर जो पीडीएम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे मौलाना हो या मरियम नवाज शरीफ हो, वो खुद मौजूद हैं, और इससे ये साफ हो जाता है कि वहां की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो इमरान खान को दी हुई राहत से खुश नहीं है। वहीं एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट पर धरना दिया जा रहा है, दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में एक रेफरेंस लाया जाता है सीजेपी के खिलाफ। जैसे कि मैं आपको बताया कि भले ही इसमें जुडिशियल काउंसिल के पास ये जाना हो, लेकिन रास्ता वही है कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू हो जाता है। तो प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करते हैं नहीं, ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन ये भी जैसे अभी हमारे कामरान साहब बता रहे थे कि वो जल्दी रिटायर होने वाले, सितंबर के आसपास बताया जा रहा है कि वो रिटायर होंगे, लेकिन क्या उससे पहले उनको हटाया जाएगा या नहीं, और हटाने का मकसद क्या है, क्या वो क्या कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने पहले कहा था कि हम मीटिंग करेंगे, कैबिनेट मीटिंग होगी, इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे और हम पीटीआई को बैन कर देंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। कारकुन के ऊपर जो केसेस वहां पर फिलहाल चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बावजूद इमरान खान के सपोर्ट बेस को हिला नहीं पाए हैं। इमरान खान का सपोर्ट बेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इमरान खान का सपोर्ट बेस उन तमाम मुल्कों में हम देख पा रहे हैं जहां जहां से हम वीडियोस देख पाते हैं। और कल शाम को भी हमने देखा था कि इमरान खान ने कॉल दिया था कि घर से बाहर निकलिए और तख्ती पर लिख के हकीकी आजादी की बात लिख के आप बाहर खड़े हो जाइए। तो हमने देखा कि पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियोस आए थे, हालांकि हम वहां पर मौजूद नहीं है, हम आपको जमीनी हकीकत नहीं बता सकते, लेकिन जो हमने वीडियोस देखे हैं उसके मुताबिक इमरान खान के सपोर्ट में आज भी बहुत से लोग हैं। तो ऐसे में शहबाज शरीफ सरकार करना क्या चाहती है, यही सवाल मैं चाहता हूं कि कामरान साकिब से एक और सवाल कर लूं, हालांकि वो काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वक्त की कमी है उनके पास। कामरान साहब, एक सवाल मेरा और है यहां पर बस आखिर में कि ये दोनों, ये जो तसादुम है, ये कहां तक जाके खत्म होगा? आपको क्या लगता है, सरकार की दरअसल मंशा क्या है इसके पीछे? देखिए, बेसिक तो हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन जो है वो ना हो, और इमरान खान चाहते हैं कि एक मोमेंटम जो बना हुआ है, एक उनकी जो हवा जो बनी हुई है जी, वो खत्म होने से पहले या किसी और रुख की तरफ बदलने से पहले इलेक्शन हो जाएं और वो बड़ी अक्सरियत के साथ जो है वो इक़्तिदार में आ जाएं। असल मामला यही है। इलेक्शन कमीशन का जो केस है इलेक्शन का, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर समाअतें कर रही है, लगातार फैसले दे रही है, तो हुकूमत चाहती है कि वो तमाम मुल्क के अंदर जो है वो यकसा इंतखाबात हों, और वो समझती है कि शफाफ इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब पूरे मुल्क में एक दिन हो। और हालांकि नूर जो पीटीआई है और उसके सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि अभी फौरी इलेक्शंस हो जाएं 2 सूबों में, ताकि ये बड़े सूबे हैं और यहाँ पे उनकी अक्सरियत आ जाए, तो बाकी सूबों में बाद में इंतखाब होगा भी। तो आपको पता है कि ये भी एक टेक्निकल सी चीज है कि आपके पास जब बड़ी सूबों में इख्तियार होता है तो पाक में हुकूमत बनानी आपके लिए आसान हो जाती है, और लोगों में राय भी बन जाती है कि इस कैंडिडेट की अब हुकूमत आने ही वाली है, तो क्यों हम जो है वो किसी मुखालिफ को अपना एमपी एमएनए या एमएलए पर। बिल्कुल। अब बहुत शुक्रिया कामरान साकिब साहब आपका, और शैलेंद्र वांगू आपका भी तमाम जानकारी के लिए, और हालात पर नजर हमारा चैनल जो है वो भी बनाए रखेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप।
मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकनदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि शिमला की डिप्टी मेयर जो है वो उमा कौशल कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया है। उमा कौशल ने कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है। शिमला नगर निगम के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि हिमाचल से खबर ये बता रहे हैं आपको कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद दफ्तर को लेकर विवाद शुरू हो गया और डिप्टी मेयर उमा कौशल ने कार्यभार संभालने से मना कर दिया। उमा कौशल ने डिप्टी मेयर का ऑफिस सब्जी मंडी में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब तक फैसला वापस नहीं होगा वो अपने पद को ज्वाइन नहीं करेंगी। दफ्तर टाउन हॉल में रहेगा तभी वो डिप्टी मेयर के पद पर ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें कि आज ही छोटा शिमला से कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र चौहान को मेयर और टूटीकंडी से पार्षद चुनी गई। उमा कौशल को शिमला का डिप्टी मेयर चुना गया, जिसके बाद दोनों अपने अपने दफ्तर ज्वाइन करने के लिए टाउन हॉल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने पर उमा कौशल को पता चला कि टाउन हॉल में मेयर का दफ्तर तो है लेकिन डिप्टी मेयर का दफ्तर लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाना है। उमा कौशल ने कहा कि ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो वो अपने पद को ज्वाइन नहीं करेंगी। फैसला बदला जाएगा और दफ्तर टाउन हॉल में रहेगा तभी ज्वाइन करेंगी, ऐसा उनका कहना है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा के साथ। रणवीर, ये क्या नया मामला सामने आ गया है और ये टाउन हॉल, ये सब्जी मंडी का ये किस्सा क्या है? जी हाँ, देखिए ये हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था और जब ऑफिस अज्यूम करने वो पहुंची थी तो वहां पर ये जानकारी दी गई कि उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम करना था, लेकिन वहां जाकर उन्हें भी ये पता चलता है कि जो डिप्टी मेयर का दफ्तर है वो तो सब्जी मंडी में है, तो उन्हें वहां जाकर जो है ज्वाइन करना होगा। तो ये सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और देखिए जो टाउन हॉल है शहर के बीचों बीच है, मॉल रोड के पास है, मेयर का दफ्तर वहां पर है और डिप्टी मेयर का दफ्तर भी आज तक वही है। हाई कोर्ट की तरफ से जो है इसको लेकर भी आदेश दिए गए थे, ऐसा जो है जो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने बताया है। देखिए आज ही उनके नाम का ऐलान हुआ और मेयर और डिप्टी मेयर बनाए गए, लेकिन जब ऑफिस ज्वाइन करने पहुंचे तो ये जो है काफी अब चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ऑफिस शिफ्ट करने के पीछे जो है वजह क्या थी और वो भी सब्जी मंडी में जाकर। ये हैरानी वाली बात है। ये तो एक तरह का विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है कि क्या आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मेयर के साथ जो है डिप्टी मेयर का दफ्तर है वो हमेशा रहता है। इस पर जब हमने कैबिनेट मंत्री से जानना चाहा अनिरुद्ध सिंह से, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने थोड़ा सा सवाल को टाला भी। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई ऑफिसर जूम करता है तो सबके जो है अपने अपने तरीके से जूम करते हैं। कोई जन्म पत्र दिखाता है, कोई मुहूर्त निकालता है, तो शायद इस तरह का कोई विषय रहा होगा। ये उन्होंने जवाब दिया और साथ में ये भी कहा कि इसे तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये हैरान करने वाली बात है कि मेयर के साथ डिप्टी मेयर का दफ्तर नहीं है और उमा कौशल ने ये साफ तौर पर ये कह दिया है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, अगर ये फैसला किया गया है तो अभी तो मौखिक तौर पर उन्हें सूचना दी गई कि आपका दफ्तर जो है यहाँ नहीं है, डिप्टी मेयर का सब्जी मंडी में है। तो ये एक नया विवाद जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि क्या इसको किस तरह से देखा जाएगा, कि क्या इसको गुटबाजी की तहत देखा जाएगा या फिर इसको कोई राजनीतिक लिहाज से देखा जाएगा। ऐसा तो कोई हमने आज तक नहीं देखा कि मेयर और डिप्टी मेयर का दफ्तर अलग अलग हो। तो इस पर जो है काफी सारी जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर। जाहिर है कि यहाँ पर एक छोटा विवाद जो अभी तक बिल्कुल स्मूथली तमाम चीजें होती नजर आ रही थी,
लेकिन यहां पर एक विवाद जरूर नजर आ रहा है। अब ये विवाद जो है वो क्या रूप लेता है आगे चलकर, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। इस खास प्रोग्राम में आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें दें इजाजत, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों से जारी रहेगा।